हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुटे होंगे। तो साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं 500 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है हमारी, यानी 500 प्रश्न की सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम 101 से प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इससे पहले हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उन 100 प्रश्नों को भी एक बार से अच्छे से देख लेना। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को उत्तर देना है। जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो बताइएगा कितने प्रकार की होती है। 2 है, 3 है, 4 है, 6। तो कितने प्रकार की होती है जल में कठोरता, तो ये आपकी हो जाती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो जल में जो कठोरता होती है आपकी कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता 2 प्रकार की होती है। जान लेते हैं इसके बारे में साथियों। तो जल की जो कठोरता होती है 2 तरह की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होने पर अस्थायी कठोरता होती है। यहीं पर हम बात करें, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होने पर स्थायी कठोरता होती है। ठीक है, इसी को आपको क्या है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पृथ्वी पर कितनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं, तो बता देना है सभी को कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ऑप्शन है 6 हैं, 2 है, 4 है, 7 हैं। तो आपकी ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। कितनी है, 7 हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, आपकी 7 हैं सब। ठीक है, और 8 ऐसी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं। 8 कितनी हैं, छोटी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, और आपकी बड़ी कितनी है, तो 7 आपकी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को इसका भी उत्तर देना है। जल्दी से बताइएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। तो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले स्रोत प्रमुख पुस्तक है। तो क्या हो जाता है आपका, रेड डाटा हो जाता है, ग्रीन डेटा बुक हो जाता है, लुप्तप्राय प्रजाति डेटा बुक हो जाता है, यानी वन डेटा बुक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथियों को आंसर देना है। यानी सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले स्रोत यानी पुस्तक को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं रेड डाटा बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। कौन जारी करता है, तो IUCN इसे जारी करता है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको क्या है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो साथियों दूसरे प्रश्न का ये वाला यहाँ तक आपको मिलेगा, ये इसे छोड़ देना। ठीक है, रेड डाटा बुक की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। रेड डाटा प्रश्न आता है, रेड डाटा बुक की स्थापना कब हुई थी, तो रेड डाटा बुक की स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। ठीक है, रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति यानी संरक्षण संघ IUCN की एक क्या है, पुस्तक है, जिसमें क्या है, सभी लुप्तप्राय जानवर जैसे वन हो गया आपका, उन सभी का क्या रखते हैं, इसमें जानकारी सूचीबद्ध की जाती है। ठीक है, दुनिया भर में पौधे, जानवरों, कवकों की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को किसमें एकत्रित किया जाता है, तो आपकी रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय, आपसे प्रश्न आता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका ये हो जाता है स्विट्जरलैंड यानी ग्लेड में हो जाता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर, आपका स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर देना है। पहला आधुनिक ग्रीष्मकाल के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया था, बताना है सभी को कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ग्रीस में आयोजित किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, जर्मनी में आयोजित किया गया था, फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये आयोजित किया गया था, ग्रीस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ग्रीस में किया गया था। इसे भी आप क्या है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सभी साथी इसका भी उत्तर देना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा। तो कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगती है, पूछा है, नहीं होती है कॉफ़ी, बताना है किस राज्य में नहीं होती है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो कॉफ़ी आपकी मध्य प्रदेश में नहीं होती है, केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, कर्नाटक में होती है। आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर प्रथम स्थान है कॉफ़ी उत्पादन करने में। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है आपका, तो फर्स्ट स्थान पर आपका कर्नाटक हो जाता है, जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कौन करता है, तो आपका कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में। इसके बारे में अन्य जानकारी भी उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो कॉफ़ी मुख्य किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, ये क्या है, 2 आपकी मुख्य किस्में हैं। यहाँ से प्रश्न आपको कई एग्जाम में पूछा भी गया है। कॉफ़ी की मुख्य किस्में कौन कौन सी है, अरेबिका और रोबस्टा है, मुख्य 2 किस्में हैं। लेकिन इसके साथ साथ में लिबरिका और एक्सलेक्सा भी आपकी क्या है, एक्सेलसा आपकी भी मुख्य
किसमें हो जाती है। ठीक है, दुनिया में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होता है? बात आती है विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो विश्व की जब बात की जाती है तो आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, कि दुनिया में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाता है, तो ब्राज़ील में आपका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा मुख्य 2 कॉफ़ी की क्या है, किस्में हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यही हम बात करें कॉफ़ी, ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन दुनिया की कॉफ़ी का लगभग कितना, 1/3 यानी 70% कॉफ़ी का उत्पादन आपका कौन करता है, लगभग 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, आपका ब्राज़ील करता है। भारत की जब बात करते हैं तो भारत में पहले नंबर पर आपका क्या हो जाता है, कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पर हो जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश कॉफ़ी उत्पादन में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कॉफ़ी नहीं उगाई जाती है। अगला प्रश्न है सभी के सामने, यदि साथियों सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना है सभी साथियों को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को बताना है इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। निम्न में से किस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी किस में पाई जाती है, काला यानी ब्लैक, लाल, रेड, हरा, नारंगी। ठीक है, बताना है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है, तो यह ब्लैक यानी काला, एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, चलेंगे अगले प्रश्न पर, जल्दी से ही हम सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी साथियों को इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या है, बताइएगा। नासा का क्यूरोसिटी रोवर को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस साइंस से आपका प्रश्न है, 1999 में, 2003 में, 2009 में, 2011 में। तो सभी साथियों को बताना है कि नासा का क्यूरोसिटी रोवर को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे प्रक्षेपित कब किया गया था, सभी को बताना है। तो इसे प्रक्षेपित किया गया था आपका 2011 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी को उत्तर देना है। मंगल ग्रह पर सबसे पहले किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा नमक खनिजों की खोज की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी, बता देना है सभी को। इसरो के द्वारा की गई थी, CNES के द्वारा की गई थी, नासा के द्वारा की गई थी, या JAXA के द्वारा की गई। प्रश्न है मंगल ग्रह की जब बात की जाती है तो अंतरिक्ष संगठन यानी नमक के खनिजों की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, नासा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नमक की खोज किस ग्रह ने की है, यानी खनिजों की खोज किसने की थी, तो नासा ने की थी। ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को इसका उत्तर जो है राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो प्रश्न है कौन सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष ईयर्स स्पेस के प्रधान संपादक थे। तो बताना है तो प्रधान संपादक कौन रहे हैं 50 वर्षों तक, तो M कुरूप हो जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम हो जाते हैं, PB मनोरंजन राव हो जाते हैं, पिरमिड सिन्हा हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं आपके सभी साथियों को आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो बताना है सभी साथियों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, PV मनोरंजन राव हो जाते हैं, जो 50 वर्ष तक क्या है स्पेस यानी अंतरिक्ष के वैज्ञानिक यानी प्रधान संपादक रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, तो PV मनोरंजन राव रह चुके हैं। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किन राज्य में स्थित है। बताओ सभी साथी, बताना है किस राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल है, कर्नाटक है, कश्मीर है, असम है। तो किस राज्य में हो जाता है आपको सभी को बता देना है। नागरहोल की जब बात आती है यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सभी को उसका उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नागरहोल कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम बात कर लेते हैं, जब नाम केरल का आया है, कश्मीर का आया है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो केरल की हम बात कर लेते हैं पहले। तो केरल में आपका हो जाता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है कौन सा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, साइलेंट वैली आपका कहाँ पर है, केरल में है, इसको भी आपको याद रखना है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपका केरल में है। पाम्पादम 16 राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको नए प्रश्नों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पाम्पादम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो जाता है। अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, ये भी आपका केरल में है। मतिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इसे इंडुक्की राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका कहाँ पर हो जाता है, तो यह केरल में हो जाता है। ठीक है साथियों, इन पांचों यानी 3 3 6 को याद कर लेना अच्छे से। केरल में 6 हैं राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें आपको क्या करना अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे हम
बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन सा हो जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है, तो यह आपका कर्नाटक में हो जाता है। यह प्रश्न आपको एमपी डेट में पूछा गया था कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो यहीं से आपको आ सकता है कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है, ठीक है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है, तो बनेरघट्टा आपका कहाँ पर हो जाता है, यह भी कर्नाटक में हो जाता है। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, ये भी आपका कर्नाटक में हो जाता है, ठीक है। हम साथियों अब बात कर लेते हैं थोड़ी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर आपका सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रतीक माना जाता है, तो यहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, आपका दचगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है, ठीक है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। जो नया नाम आपको देखने को मिलता है इसको क्या है, आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो आपको अच्छे से याद ही हैं, नए को भी आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। यही हम बात करते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। एक आपका हो जाता है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, ये कर्नाटक में है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 111 है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। अम्लीय माध्यम है स्वस्थ व्यक्ति में, क्षारीय माध्यम है मोटी व्यक्ति में, तो किसके अंदर हो जाती है बता देना है सभी साथियों को, जल्दी से बताइएगा। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो किसमें धीमी हो जाती है, सभी को आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन से, अम्लीय माध्यम में जो पाचन होता है, अवशोषण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, आपकी धीमी हो जाती है, ठीक है। जब आपके शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो क्या है, पाचन की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सभी के सामने बताएगा, सभी साथी बताएं इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार यानी कार्य विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है, पूछा है परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है। कौन सी चीज़ आपके परिवार में शामिल नहीं हो जाएगी, निवास और विवाह प्रबंधन यह शामिल नहीं है, उत्तराधिकार का निर्धारण करना यह शामिल नहीं है, श्रम का विभाजन, आय और संपत्ति का संबंध। तो पूछा है शामिल नहीं है, तो निवास और विवाह का प्रबंधन एक चीज़ क्या है, शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराधिकार का यानी उत्तराधिकार का निर्धारण तो आपका शामिल हो जाता है। श्रम का विभाजन भी परिवार के अंदर होता है, बड़ा भाई कुछ करता है, छोटा भाई कुछ करता है, इस तरह से क्या है आपका श्रम का विभाजन हो जाता है। आय और संपत्ति का भी संबंध हो जाता है आपका, ठीक है, लेकिन निवास और विवाह का प्रबंध नहीं होता आपका। ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 113 आप सभी के सामने है। किस मौसम में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं। प्रश्न आया है क्लोरीन सिंक कैसे बनता है, ठीक है, जिसमें ओजोन की कमी को रोका जा सकता है। अब देखो ओजोन सिंक कैसे बनता है, क्लोरीन सिंक कैसे बनता है, जिसमें हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल होती है, मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड शामिल होती है और क्लोरीन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनती है, हमारी क्लोरीन सिंक बनती है। तो ये जिसमें ओजोन की कमी को रोका जा सकता है गर्मी मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में, शरद मौसम में, बरसात के मौसम में, बसंत के मौसम में। तो बताना है किस मौसम में इसे रोका जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर होगा, यानी गर्मी के मौसम में हम क्या करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं गर्मी का मौसम को यानी ओजोन की कमी को रोका जा सकता है, ठीक है। किस मौसम में, तो गर्मी के मौसम में, यानी ए एकदम से आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है सभी के सामने, बताना है सभी को इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ठीक है, बताइएगा। हवा में नमी को के रूप में जाना जाता है, हवा में जब नमी होती है उसे किस रूप में जाना जाता है, आर्द्रता है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कोहरा हो जाता है, पानी हो जाती है, भाप हो जाती है। बात करते हैं हवा में जब नमी होती है आपकी उसे किस रूप में जाना जाता है, इसे किस रूप में जानते हैं, हवा में जब नमी होती है उसे किस रूप में जानते हैं, तो इसे जानते हैं आप भाप के रूप में जानते हैं, ठीक है। जब आपकी जो पानी होता है भाप बन के क्या है हवा में मिल जाता है, यानी शुष्क अवस्था हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं, ठीक है। तो हवा में जो नमी होती है किस रूप में जानी जाती है, तो भाप के रूप में जानी, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्द्रता नहीं होगा, ठीक है साथी, भाप हो जाता है इसका जो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका आपके सामने, बताइएगा सभी साथी इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर
115 मिट्टी के अति सूक्ष्म कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सभी को बताना है। जो मिट्टी के अति सूक्ष्म कण होते हैं क्या कहलाते हैं, मिट्टी ह्यूमस कहलाते हैं, रेतीला कहलाते हैं, कब्र कहलाते हैं। तो मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं मिट्टी ही कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाता है। जो मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं मिट्टी ही बोलते हैं उन्हें, क्या बोलेंगे, मिट्टी ही। मिट्टी के कण है तो मिट्टी ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है सभी के सामने। 1950 के दशक में जापान के टोक्यामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था, तो बताना है किसके कारण था। ये लीड के कारण था, केडियम के कारण था, पारा के कारण था, जस्ता के कारण था। 1950 के दशक की बात की जा रही, दशक की, ठीक है। इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना एक बार से। जो इसका जो राइट आंसर केडियम के कारण था, किसके कारण हुआ था, तो केडियम के कारण हुआ था। केडियम के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो केडियम के कारण आपका इटाई रोग होता है। कौन सा होता है, इटाई रोग हो जाता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को इसका उत्तर देना है, सभी साथी उत्तर दें। तो विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न है, बताना है विश्व में 3/4 लोगों का खाद्यान्न क्या है, गेहूं, चावल है, मक्का जो है, बाजरा है, चावल और मक्का हो जाता है, क्या हो जाता है। तो विश्व के 3/4 लोग यानी 3/4 इस तरह से हम लिखेंगे, 3/4 लोग का जो खाद्यान्न है क्या हो जाता है आपका, गेहूं और चावल हो जाता है, यानी गेहूं और चावल, यानी ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सभी के सामने, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहो सभी साथी। अगला प्रश्न है, ट्रोपोस्फियर मुख्यतः संगठित है, ट्रोपोस्फियर में कौन सी गैसों का संगठन होता है, बताना। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है आपकी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाती है। तो ट्रोपोस्फियर में मुख्यतः संगठित होती है किसकी, किन गैसों का संगठन होता है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संगठन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। चलें अगले प्रश्न पर, ये रहा सभी के सामने, बताइएगा। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस विषय को प्राथमिकता दी गई है, तो बताना है किस विषय को प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शन हो जाता है अर्थशास्त्र है, पर्यावरण है, भूगोल है, इतिहास है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने बताएगा। तो किसे प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिक स्तर की जब बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में हमारे किस सामाजिक विज्ञान विषय में किसको प्राथमिकता दी गई, तो पर्यावरण को, यानी ये एनवायरमेंट को हमारी क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। किसमें, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ाते हैं उसमें के अंदर क्या पढ़ाते हैं, पर्यावरण को ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी उत्तर करें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताना है सभी को, नकल नहीं करनी है किसी भी साथी को। ऑप्शन यदि दिख भी जाता है आपको तो नकल नहीं करनी, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में हो जाता है, राजस्थान में हो जाता है, पश्चिम बंगाल में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाता है, राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रश्न आपको एमपीटेट में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आपको बनेंगे हम उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान यानी सवाई माधोपुर जिले में है, ठीक है। केलावदेव धाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आने की चांस है, तो इसे याद रखेंगे। ये चित्तौड़ और कोठा राज्य के में दोनों की जो है मिक्स सीमा पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोठा और चित्तौड़गढ़ आपका बूंदी शहर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पर, राजस्थान में कितने आपको मैंने बताया, 3 बताए हैं, तीनों को आपको अच्छे से क्या करना है, एक बार से याद रख लेना है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर जिले में है। केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में यानी राजस्थान में हो जाता है। यही हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कोटा और चित्तौड़गढ़ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बताना है सभी साथियों को इसका आंसर क्या होने वाला है। केंचुए द्वारा जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट के अपघटित होने की प्रक्रिया कहलाती है। जब केंचुआ के द्वारा जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उन्हें अपघटित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव निम्नीकरण कहलाती है, अपघटन कहलाती है, खाद्य निर्माण कहलाती है, बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट, यानी डी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथी आंसर दें। एनसीईआरटी के अनुसार एकीकृत ईबीएस का अर्थ है, बताना है। जो ईबीएस का आपका अर्थ है क्या हो जाता है, विज्ञान की विविध अवधारणाओं के संदर्भ में ईबीएस शिक्षण की अवधारणा, प्रयोग के माध्यम से ईबीएस पढ़ाना, ईबीएस को विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और वास्तविक जीवन की घटनाओं को आयोजन से संबंधित अवधारणाओं के अध्ययन के रूप में पढ़ाना। ऑप्शन डी है गतिविधि आधारित उपागम में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को पढ़ाना। प्रश्न पूछा है एनसीईआरटी के अनुसार एकीकृत विषय के रूप में अर्थ है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाता है। देखो ईबीएस को विज्ञान, समाज विज्ञान, वास्तविक जीवन की घटनाओं और आयोजन से संबंधित अवधारणाओं
अध्ययों के समायोजन के रूप में पढ़ाना, यानी ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 122 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी साथी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी की सतह के निकट फंस जाती है? तो कौन सी ऊर्जा है जो पृथ्वी के निकट फंस जाती है? ध्वनि है, गर्मी है, ज्वार है, विद्युत है। तो बताना है आपको, जो जिसे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी की सतह के निकट फंस जाती है। इसी तरह से आपको क्या है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न बना देता है, प्रश्न वही है। ठीक है, इसे बोलते हैं आप हीट। ठीक है, गर्मी आपकी जो होती है वायुमंडल में क्या है, फंस जाती है, जो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती, जिसे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, पृथ्वी की सतह के निकट क्या है, यह फंस जाती है, यानी इसे बोलते हैं हीट। ठीक है, गर्मी आपकी फंस जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना पर्यावरण के प्राकृतिक अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? पूछा है जिम्मेदार नहीं है, तो कौन सी घटना आपकी जिम्मेदार नहीं हो जाती है? इंद्रधनुष का गठन हो जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाती है, बिजली हो जाती है, जंगल की आग हो जाती है। तो इंद्रधनुष की घटना हो जाती है, इंद्रधनुष का गठन। ठीक है, यह क्या है, प्राकृतिक अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या है, आपकी कई तरह की गैसें निकलती हैं, जिससे क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार आपकी हो जाती हैं। ठीक है, बिजली जो आसमान में जो बिजली चमकती है वो भी आपकी अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार हो जाती है। जंगल की आग में भी आपकी गैस निकलती है, उस वो भी आपकी क्या है, अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, तो आपका इंद्रधनुष का जो गठन होता है, इंद्रधनुष यानी रेनबो आपका बनता है, तो उससे क्या है, अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी संरचनाएं अम्लीय वर्षा से ग्रसित होती हैं? हो गया साथियों, है नहीं। दूसरा प्रश्न है, ये वाला नहीं हुआ, वो अलग है, ये वाला अलग है। तो बताना है सभी साथियों को, तो सामग्री से बनी संरचना अम्लीय वर्षा से क्षतिग्रस्त होती हैं। कौन सी चीज़ है जो अम्लीय वर्षा होती है हमारी, उससे क्षतिग्रस्त हो जाती है? ठीक है, जो अम्लीय वर्षा होती है आपकी, जिससे कौन सी चीज़ क्षतिग्रस्त होगी? केवल पत्थर, केवल संगमरमर, पत्थर और संगमरमर दोनों, ना तो पत्थर ना ही संगमरमर। तो आपको बता देना है कौन सी चीज़ें आपकी क्षतिग्रस्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। जो पत्थर होता है, संगमरमर, दोनों ही क्या है, आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या है, इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी साथियों को आंसर देना है, बताएगा, एक फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बता देना सभी साथियों को कि फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 10 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं। आपने सभी ने याद किया होगा कि फुटबॉल की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक फुटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको कुल कर लेना है। एक फुटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल पूछा है, तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं आपकी? तो कुल खिलाड़ी होते हैं आपके 12। ठीक है, 9 खिलाड़ी तो ग्राउंड में खेलते हैं, 3 खिलाड़ी आपके क्या है, एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके 12 खिलाड़ी हो जाते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चलो खेलों से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी हो जाते हैं आपके। ठीक है, यही हम बात करते हैं खो खो की, तो खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 कुल खिलाड़ी होते हैं, 9 मैदान में खेलते हैं और 3 अतिरिक्त रखते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपकी वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? आपके 6 खिलाड़ी हो जाते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी हो जाते हैं। बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। देखो वाटर पोलो को ऐसे याद रखते हो, तो वाटर में 3 अच्छे हैं, पोलो को जब आप लिखते हो तो पोलो को कैसे लिखोगे? POLO। तो पोलो में कितने अच्छे हैं? 4 हैं। वाटर में कितने अक्षर हैं? तो वाटर ऐसे ही तो लिखते हो, तो 3 अक्षर और 4 अक्षर, इस तरह से आप याद रख सकते हो, 7 हो जाते हैं। ठीक है, पोलो में कितने हैं? तो पोलो में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, यही हम बात करें बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 हो जाती है। रग्बी में आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? रग्बी की बात कर लेते हैं, तो रग्बी में आपके 15 खिलाड़ी हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? 9 से 10 खिलाड़ी होते हैं आपके। ठीक है, बिलियर्ड्स में आपके 1 से 2 खिलाड़ी होता है, मुक्केबाजी में 1 होता है, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी रहते हैं, शतरंज में आपका 1 खिलाड़ी होता है, 1 सामने होता है प्रतिद्वंदी आपका। ठीक है, और ब्रिज में 2 खिलाड़ी रहते हैं, टंग ऑफ वार में आपके 8 या उससे अधिक खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी रहते हैं, इसको भी यार, स्क्रूनर में 1 या 2 खिलाड़ी रहता है, बीच
बीच यानी वॉलीबॉल में आपके 2 खिलाड़ी, बीच वॉलीबॉल आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको क्या है, खिलाड़ियों से 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसे क्या है, अच्छे से याद रख लेना। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपको पूछा ही जाना है। एमपी टेट में खेलों से आपको खिलाड़ियों की संख्या इस तरह से आपकी पूछ ली जाती है, तो इनको क्या है, आपको अच्छे से याद एक बार से कर लेना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, MC मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीती हैं? तो कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, इसमें स्वर्ण पदक जीती हैं, कितनी बार जीती हैं? 4, 8, 6, 2। तो बताना है सभी को, यह 6 बार क्या जीती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने बताएगा, झेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा है झेजिम। तो झेजिम आपका किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है? यह आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी एकदम से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो बताना है, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी हो जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है? कच्चीपुड़ी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तो बात कर लेते हैं किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका कहाँ का हो जाता है? कथक आपका हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कथकली केरल, कथकली कहाँ चली? केरल चली, केरल चली, इसे आप याद रख सकते हो। कथकली कहाँ चली? तो केरल चली, केरल चली, इस तरह से आप इसे रट्टा मार के याद रख सकते हैं, ठीक है। कच्चीपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाता है। मणिपुर यानी मणिपुर हो जाता है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का हो जाता है, ठीक है। और सतारिया आपका असम का हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, सतारिया किस राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो आपका हो जाता है ये असम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आएगा ही आएगा। सतारिया आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए यदि नए प्रश्न आता है तो सतारिया पूछा जाएगा, तो सतारिया को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 130 है, बताना है सभी साथियों को, इसका जो राइट आंसर है, जो कठोर जल में अपेक्षाकृत अधिक होता है, साथ ही अपक्रिया करके साबुन मेल बनता है। मैग्नीशियम, जस्ता, हाइड्रोजन, कैल्शियम, किसके कारण बनता है ये बता देना सभी को। तो यह आपका बनता है कैल्शियम के कारण बनता है, ठीक है साथियों। हमने आज 130 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है साथियों। तो इसी तरह से आप सेशन को ज्वाइन करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। और इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा टारगेट क्या है, MP टेट फतेह करना हमारा टारगेट है। तो जितने भी साथी हमारे हैं, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।